नमस्कार दोस्तों, आर क्लासेस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको करवाने वाला हूँ एसएससी सीएचएसएल 2023 का जो टियर 1 एग्ज़ाम है उसका 7 अगस्त फर्स्ट शिफ्ट को पहले मैं करवाता हूँ, फिर सेकंड शिफ्ट का, फिर थर्ड शिफ्ट का। इसी तरह मैं पूरी आपको जो है आज जो 7 अगस्त को जितने भी एग्ज़ाम हुई है उनका सभी का रियल एनालिसिस 100% एनालिसिस आपको करवाने वाला हूँ। और ये जो क्वेश्चन है बिल्कुल रियल और ऑथेंटिक क्वेश्चन है। तो अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर वीडियो देख रहे हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि इसी तरह का डेली मैं रियल एनालिसिस आपके लिए लेकर आता हूँ और ये बिल्कुल भी 100% जेन्युइन है। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा पूछा गया था कि किस राज्य ने अक्टूबर 2020 में ऑनलाइन गेमिंग पर प्रतिबंध लगा दिया था। जो ऑनलाइन गेमिंग होती है उस पर प्रतिबंध आंध्र प्रदेश राज्य के द्वारा लगाया गया था 2020 में। अगला क्वेश्चन पूछा गया था हमारा कि वर्ष 2023 में किस पंडवानी संगीतकार को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। अगर हम बात करें पंडवानी जो लोक नृत्य हैं वो किस राज्य का है तो वो छत्तीसगढ़ का हो जाएगा। तो पंडवानी संगीतकार को पद्म विभूषण से सम्मानित किया वो कौन थी? वो थी एकमात्र तीजन बाई। तो तीजन बाई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तीजन बाई को 2019 में पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया है। और यहाँ पर आपका क्वेश्चन पूछा गया था 2003 का। तो 2003 में उन्हें पद्म भूषण से और 2019 में उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि सिंधु नदी का जो उद्गम है, यानी सिंधु नदी कहाँ से निकलती है। तो इसका उद्गम जो है वो मानसरोवर झील की चाणक्य भाव हिमनद से, तिब्बत से इसका उद्गम होता है। तिब्बत से ये उद्गम होता है इसका। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है हमारा कि कौन सा भारतीय संगीतकार सबसे कम उम्र में पद्म विभूषण प्राप्त करने वाला बन गया था। तो सोनल मानसिंह जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर हम बात करें सोनल मानसिंह कौन से डांसर है, किस नृत्य के, तो ओडिसी और भरतनाट्यम, ये दोनों का कलाकार जो है वो सोनल मानसिंह है, जो सबसे कम उम्र के जिनको क्या मिला है, पद्म विभूषण। तो ये आपका सोनल मानसिंह करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था इकोनॉमिक्स से कि सकल प्राथमिक घाटा का मापन कैसे किया जाता है, यानी सकल प्राथमिक घाटे को आप कैसे मेजरमेंट करते हो। तो इसका मेजरमेंट करते हैं कि सकल राजकोषीय घाटे में से अगर हम ब्याज भुगतान को घटा देते हैं, सकल राजकोषीय घाटे में से ब्याज भुगतान को घटा देते हैं तो हमारा क्या आ जाता है, सकल प्राथमिक घाटा निकल के आ जाता है। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल था आपका कि हिमानी द्वारा निर्मित जो अंडाकार जो आकृति है उसे क्या कहा जाता है। तो उसे ड्रमलिन कहा जाता है। हिमानी द्वारा निर्मित अंडाकार आकृति को ड्रमलिन कहा जाता है। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है किस राज्य सरकार को खेल में उत्कृष्ट काम के लिए पुरस्कार मिला है। तो ऐसी कौन सी स्टेट गवर्नमेंट है, तो वो हरियाणा सरकार को किसमें, खेल में उत्कृष्ट काम के लिए पुरस्कार मिला है। दोस्तों ये जो क्वेश्चन आपको मैं करवा रहा हूँ बिल्कुल 100% जेन्युइन क्वेश्चन है, बिल्कुल रियल क्वेश्चन है। जो फर्स्ट शिफ्ट के अभी मैं आपको करवा रहा हूँ, बाद में करवाने वाला हूँ। तो अगर आपको बिल्कुल सही लग रहा है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि मैं डेली इसी तरह के वीडियो, इसके साथ ही मैं आपको जनगणना से संबंधित जितने भी सारे क्वेश्चन हैं उसका एक सबसे शानदार वीडियो मैं आपको मेरे YouTube चैनल पर करवा रखा हूँ। अगर आप उसको देख लेते हैं तो आपका जनसंख्या से आने वाली कोई भी क्वेश्चन जो है वो गलत नहीं होने वाला है। इसके अलावा मैंने जो नृत्य है उनसे संबंधित क्वेश्चन करवा रखे हैं, और जितने भी आपके जो एसएससी में पूछे जाते हैं सवाल उन सभी के क्वेश्चन आपको करवा रखे हैं। तो आप वीडियो को ज़रूर देखना है चैनल पे जाकर, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमें कि पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ। तो कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य की मांग रखी गई, ये प्रस्ताव पारित हुआ। तो 1929 में ये पारित हुआ। और अध्यक्ष की बात करें तो इस समय जो अध्यक्ष थे वो जवाहरलाल नेहरू थे। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है निम्न में से कौन सा उत्सव जो है मणिपुर का है। तो यहाँ ऑप्शन में पूछा गया था कौन सा उत्सव मणिपुर का, तो ऑप्शन में आपका याओसांग दिया गया था। तो याओसांग करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसकी बात करें हम तो पूर्णिमा के 5 दिन तक ये मनाया जाता है, 5 दिवसीय कार्यक्रम होता है याओसांग उत्सव। अगर हम बात करें मणिपुर के और कौन कौन से जो है वो नृत्य है, उत्सव है, तो नटराज जो है ये मणिपुर का हो जाएगा।
थांगटालाई ये मणिपुर का हो जाएगा। लाई हरोबा यहाँ पर नटरास हो जाएगा, थांगटा हो जाएगा, और लाई हरोबा ये भी मणिपुर का हो जाएगा। नूपा मणिपुर का हो जाएगा। डोल चोलम ये भी आपका मणिपुर हो जाएगा। और पुंग चोलम, ये जो डोल चोलम और पुंग चोलम ये दोनों भी आपके मणिपुर के हो जाएंगे। तो ये एक्स्ट्रा फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है कि हिंदू शाही साम्राज्य की राजधानी कहाँ है। हिंदू शाही साम्राज्य की राजधानी जो है कल्लर है, और इसकी स्थापना जो है 833 में हुई थी। तो कल्लर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि निम्न में से कॉपर जो होता है वो उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है, कैसे होता है, कैसे उसको लिखते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को। अगर बात करें हम कॉपर की Cu की बात करें तो Cu का जो परमाणु क्रमांक है वो Z बराबर 29 होता है। मतलब परमाणु क्रमांक को Z से अपन डिनोट करते हैं, तो Z बराबर 29 इसका परमाणु क्रमांक हो जाए। और फिर इसको लिखने का तरीका होता है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10 और 4s1। यानी लास्ट में 4s वाले s कक्षक में केवल एक ही आपका आने वाला है। तो ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा जो आपको करेक्ट आंसर करना था। तो इस प्रकार से आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका लिखना है। जैसे देख सकते हो आप 2 2 4 2 6 10 हो गए, 10 और 2 12, 12 6 18, 18 10 28 और 1 19, तो टोटल 29 हो गए। तो इस तरह से आपको लिखना था, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं कि टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत की तरफ से रजत पदक किसने जीता। तो मीराबाई चानू के द्वारा रजत पदक जीता गया था और रवि दहिया के द्वारा जीता गया था। अगर मीराबाई चानू की बात करें तो इसने 49 किलोग्राम में भारोत्तोलन में और रवि दहिया ने 57 किलोग्राम में कुश्ती में ये रजत पदक जीता गया था। तो आपको देख लेना है कि कौन सा आपका ऑप्शन में दिया गया था, वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि भारतीय संविधान में जो नीति निर्देशक तत्व हैं यानी DPSP जो है वो किस देश के संविधान से लिए गए। अगर हम बात करें नीति निर्देशक तत्वों की तो ये आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। तो नीति निर्देशक तत्व जो होते हैं भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से लेकर 51 के बीच में आते हैं। और 51 के क में आपके कौन से आ जाते हैं, जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ होते हैं यानी मौलिक कर्तव्य जो होते हैं वो आपके आ जाएंगे फंडामेंटल ड्यूटी। अगर बात करें हम महाभियोग की जो प्रक्रिया है वो कहाँ से ली गई है, मौलिक अधिकार कहाँ से ली गई है, तो ये अमेरिका से लिए गए हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अगला सवाल, भारतीय संविधान में विधि के शासन की अवधारणा कहाँ से ली गई है। तो विधि के शासन की जो अवधारणा है यानी विधि द्वारा शासन, तो वो कहाँ से लिया गया है, तो ब्रिटेन यानी इंग्लैंड से वो लिया गया है। तो इंग्लैंड ब्रिटेन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है 2011 की जनगणना के अनुसार छत्तीसगढ़ की कितनी आबादी गरीबी रेखा से नीचे है। तो हम बात करें छत्तीसगढ़ की कितनी आबादी जो है गरीबी रेखा से नीचे है, तो वो 41% जो आबादी है वो गरीबी रेखा से नीचे है। अगर हम इसके करेक्ट आंसर की बात करें तो 40.92 या इसे बोल सकते हो आप 41%। तो दोनों में से आपके एक दिया होगा तो वो आपको करेक्ट करना था, या तो 40.92 दिया हो गया था या 41%। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों मैंने आपको बताया कि जनगणना से संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं वो आपके एक ही वीडियो में कवर होने वाले हैं। मैंने यूट्यूब पे जितने भी TCS और SSC के एग्ज़ाम में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए उन सभी का कंपाइलेशन एक वीडियो में करके आपको दिया है। तो उस वीडियो का आप चैनल पे जाके ज़रूर देखना है। अगला सवाल है किस पंचवर्षीय योजना के बाद कृषि पर सबसे कम फोकस किया गया था। अगर हम बात करें प्रथम पंचवर्षीय योजना, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रथम पंचवर्षीय योजना पर कृषि पर सबसे ज़्यादा फोकस किया गया था। और दूसरी पंचवर्षीय योजना में हमने जो है आपके आधारित जो उद्योग है उद्योग धंधों पर फोकस किया था। और दूसरी जो पंचवर्षीय योजना है उसी के टाइम पे हमने जो मिक्स इकोनॉमी है उसको भी अपनाया था। तो ये आपका प्रथम पंचवर्षीय योजना करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि ओडिशा के किस कलाकार को 2021 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। तो एक मूर्ति कलाकार है जिसका नाम है सुदर्शन साहू, उनको 2021 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। तो सुदर्शन साहू यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि 2011 की जनगणना अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी है। अगर हम लिटरेसी रेट की बात करते हैं 2011 के अनुसार, तो 2011 की लिटरेसी रेट हो जाएगी 74.04 पुरुषों के लिए, मेल के लिए। और अगर हम बात करें महिलाओं के लिए 65.86% हो जाएगी। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन दोनों में से आपके दिया गया होगा, या तो महिला की पूछी गई होगी या पुरुषों की पूछी गई होगी। तो ये आपको करेक्ट करना था।
तो दोस्तों आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जनगणना से संबंधित जितने भी क्वेश्चन है उसके लिए प्रीवियस ईयर वीडियो मैंने आपको डाल रखा है, तो वो आपको ज़रूर देखना है क्योंकि वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल मैं आपके लिए रियल 100% क्वेश्चन जो है जेन्युइन क्वेश्चन लेकर आता हूँ। तो इसी तरीके से एनालिसिस पाने के लिए RR क्लासेज यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और आपसे ये रिक्वेस्ट की जाती है, ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।